फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत हम लोगों ने सब्यसाची की स्मृति में रखी है। सब्यसाची का नाम श्यामलाल वशिष्ठ था और वे हम सब लोगों के जो मथुरा में लोग रहते हैं, जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के वे मां साहब थे। सारे देश में उनको मां साहब के नाम से सब लोग पुकारते थे। हम लोगों के लिए ये खास तौर पर, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, सब्यसाची का, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं ऐसे यंग लड़के, उन सभी यंग लड़के लड़कियों को सब्यसाची ने बड़ी संख्या में प्रभावित किया। हिंदी भाषी क्षेत्र में और खासतौर पर मथुरा जैसी जगह, वे जब यहां आए और उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम शुरू किया, खुर्जा के रहने वाले थे और मथुरा में बीएसए डिग्री कॉलेज है एक, वहां उनकी मेरे ख्याल में 1967-68 में नौकरी लगी पॉलिटिकल साइंस में एज ए लेक्चरर। तो वो एक छोटी सी एक कमरे में डेम्पियर में भाड़े पर रहते थे और मथुरा का जो माहौल है, अभी मथुरा वैसा नहीं है जैसा कि सब्यसाची के जमाने में था, जिसमें हम लोग बड़े हुए। हम सब लोग जानते हैं कि जिन्होंने सब्यसाची को देखा है, बीएसए कॉलेज में सब्यसाची ने 1993-94 तक पढ़ाई की, टीचिंग की और 97 में उनकी डेथ हुई। ऑफिशियली कल जो आने वाला 17 तारीख है उसमें उनकी जो है पुण्यतिथि है। मैंने अपनी सुविधा के लिए ये इसे एक दिन पहले इसे रखा है क्योंकि कल मैं थोड़ा सा कुछ कामों में व्यस्त रहूंगा, अपने घर के कामों में। शायद ही 94 के पहले शायद ही कोई नौजवान हो हिंदी भाषी क्षेत्र का और प्रगतिशील दृष्टिकोण का, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का, जिसने सब्यसाची की कोई रचना न पढ़ी हो। सब्यसाची ने एक तरह से अपने आचार व्यवहार और अपने लेखन से एक कल्ट फिगर के तौर पर अपने को विकसित किया। मथुरा में कम्युनिस्ट नहीं है, बहुत गिनती के लोग हैं। सब्यसाची जब यहां आए तो उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिट थी और बहुत ही अच्छी यूनिट थी और बहुत ही धाकड़ लोग थे उसमें। इतने अच्छे लोग थे कि वे गोवा के लिबरेशन मूवमेंट तक में भाग लेने के लिए गए थे, उनका असर था। तो मां साहब ने अपने प्रयास से शहर में एक बहुत छोटी सी ब्रांच पार्टी की यूनिट बनी। संयोग से मुझे भी उस ब्रांच का, जो मथुरा की इकाई थी, उसका मेंबर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाकया है ये इमरजेंसी का। मैं एकदम पॉलिटिक्स में उस तरह से दिलचस्पी नहीं लेता था। मैं जानता था पॉलिटिक्स, थोड़ी बहुत पढ़ता था अखबार से, लेकिन मेरी कोई पॉलिटिक्स में कोई गहरी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जयप्रकाश नारायण भी अच्छे लगते थे, मुझे इंदिरा गांधी भी अच्छी लगती थी। अब ये मेरी उस समय की जो मनोदशा है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय की स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। संयोग से हमारे एक मित्र हैं शिवदत्त चतुर्वेदी, जो यंग थे उस समय, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करते थे,
अभी वो गांधीवादी हैं, उन्होंने लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की है, कम्युनिस्ट रहे हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो शिवदत्त ने पहली बार वियतनाम के मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में इमरजेंसी में एक प्रोग्राम किया सीपीआई के दफ्तर में। मैं तब तक सीपीएम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, मैं सीपीआई के किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, और मुझे शिवदत्त ने अपने इनिशिएटिव पर मुझे बुलाया कि आप आइए सुनिए। मैं उस प्रोग्राम में गया। मैं जैसा भी थोड़ा बहुत जानता था वियतनाम के बारे में, मैंने 2-4-5 मिनट बोला भी वहां, और वहीं मेरी पहली बार सब्यसाची से मुलाकात हुई। और सब्यसाची का उस प्रोग्राम में भाषण था, और हम उस भाषण को सुनने के बाद में बहुत खुश हुए कि एक बहुत ही अच्छा आदमी मिला। और इमरजेंसी से जो दोस्ती बनी, वो दोस्ती, वो कॉमरेडशिप अंत तक टूटी नहीं। सब्यसाची की ब्यूटी ये थी, मथुरा जहां के हम लोग, मैं अभी रहता हूं, मैं सब्यसाची की खूबी ये थी कि वे सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। कम्युनिस्ट पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है मथुरा में, उस समय भी नहीं थी। सीपीएम के लोग कभी चुनाव नहीं लड़े, चुनाव के लायक हैसियत ही नहीं थी। मैं जिस समय यहां पार्टी मेंबर बना, उस समय कुल मिला के शहर के अंदर 12-13 लोग थे जो सीपीएम के मेंबर थे। लेकिन सब्यसाची का जुनून देखने लायक था। सब्यसाची के पास में कुल मिला के जो प्रॉपर्टी, कहने को वो कॉलेज में लेक्चरर थे, उनके पास एक छोटा सा कमरा था जिस कमरे में सिर्फ एक चारपाई थी, एक कुर्सी थी उनकी प्रॉपर्टी के तौर पर उन पर 2-3 जोड़ी कुर्ता पजामा थे। कोई संपत्ति नहीं थी उनके पास। बहुत ही सरल, बहुत ही स्मार्ट और एकदम सादगी में रहने वाले व्यक्ति। तो इमरजेंसी में जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात धीरे धीरे घनी होती चली गई। मैं नहीं जानता बाकी जगहों की, लेकिन मैं अपने जो थोड़ा बहुत अनुभव जो मैंने दिल्ली, कलकत्ता, मथुरा और आसपास के इलाकों में जो कम्युनिस्ट नेताओं को मैंने देखा है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में मजदूरों, किसानों, इन सबको एकजुट करने और शिक्षित करने की तो इच्छा बहुत होती है, वो काम भी करते हैं। लेकिन नौजवान लोग जो है वे कम्युनिस्ट पार्टी में आए, इसके लिए प्रयत्न वो नहीं करते। कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के करीब आए, कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हों, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के आचरण से प्रभावित हों नौजवान, कम्युनिस्टों के लेखन से प्रभावित हों, कम्युनिस्टों की वक्तृता से प्रभावित हों, ये एकमात्र टारगेटेड ढंग से काम करने की जो प्रवृत्ति थी, वो एकमात्र मैंने सब्यसाची में देखी। सब्यसाची हमेशा युवाओं को संबोधित करते थे। उनकी जितनी भी कई दर्जन किताबें हैं, उनकी छोटी छोटी बुकलेट्स। पहली बार मैंने किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को, युवाओं को टारगेट करके मार्क्सवाद के विचारों के करीब लाया जाए, इस दिशा में काम करते हुए देखा, वो भी जमीनी स्तर पर। मैंने जेएनयू में भी देखा, मैंने दिल्ली में भी देखा लोगों को, मैंने और भी जगहों पर देखा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की वर्किंग क्लास में तो रुचि होती है, एसएफआई के लोगों की रुचि रहेगी कि वो स्टूडेंट फेडरेशन में लोग आए, नौजवान सभा के लोगों की रुचि रहती है कि लोग, यूथ उनके संगठन में आए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का नेता वो है, इसमें रुचि कम लेगा। वो वर्गीय संगठन बनाने में लगे रहते थे। लेकिन सब्यसाची की खूबी यह थी कि सब्यसाची जितनी मेहनत के साथ में मजदूरों के यूनियन का काम करते थे, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत वे नौजवानों को शिक्षित करने पर लगाते थे। मथुरा का प्रवेश देखिए आप, मथुरा का प्रवेश
परंपरा और धर्म से एकदम आज भी पूरी तरह से बंधा हुआ है। आप यहां कोई काम नहीं कर सकते, कोई प्रगतिशील पहलकदमी नहीं कर सकते जिसमें कि धर्म और परंपरा की समस्याएं आपके सामने ना आए। एक ऐसे शहर में जिसमें कि धर्म पहले, भगवान पहले, उस शहर में एक जनप्रिय कम्युनिस्ट होना अपने आप में सबसे टेढ़ी खीर थी। सब्यसाची से ज्यादा धाकड़ और ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाले कॉमरेड थे, लेकिन सब्यसाची जैसा जनप्रिय व्यक्ति मथुरा में नहीं हुआ। बल्कि मैं अपने छोटे से अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मेरा कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर। सब्यसाची की सबसे बड़ी पूंजी यह थी कि वे बहुत मिलनसार थे। आपसे अगर एक बार परिचय हो गया, आपकी कोई भी पॉलिटिक्स रहे, सब्यसाची आपसे हेलो करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी राजी खुशी पूछेंगे और हो सकेगा तो आपकी मदद भी करेंगे। उसमें कभी कभी वो अपनी मतलब बहुत सारी दिलचस्प हरकतें भी करते थे जिसको हम लोग एंजॉय करते थे। तो सब्यसाची का जो अपना व्यक्तित्व था वो ये था कि हर हालत में सादगी को बनाए रखो और जनसंपर्क को बनाए रखो। सोच सकते हैं आप, कॉलेज का लेक्चरर, कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी, सब्यसाची अपने हाथों से प्रत्येक हमदर्द के घर, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर तो गिनती के लोग थे, 10-12 लोग थे हम लोग, सब्यसाची अपने हाथों से अखबार डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लोग घर जाके देखे आते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि वो जैसे आजकल सोचते हैं हम तो कॉलेज लेक्चरर हैं, हम तो यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, ये काम तो हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। सब्यसाची रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारी थे, सब्यसाची यहां की प्रेस वर्कर्स की यूनियन के पदाधिकारी थे, सब्यसाची और दूसरी कई ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी थे। सब्यसाची ने बरसों जब तक उनकी भांजी उनके पास रहने के लिए नहीं आई, तब तक बरसों उन्होंने एक छोटी सी दुकान थी डेम्पियर में, एक कॉर्नर पर, हमारी रिक्शा चालक यूनियन का ही एक व्यक्ति था जो कि उसका सेक्रेटरी था, उसकी वो दुकान थी छोटी सी, जिसमें 2 तबेले में वो रोटी सब्जी लाके वो बिक्री करता था। वहां सिर्फ रिक्शा चलाने वाले लोग खाना खरीद के वो खाते थे। सब्यसाची ने बरसों उससे 1 रुपए की रोटी खरीद के, 6 रोटी मिलती थी, वो 6 रोटी लेके जाते थे और अपने दिन भर उसी से उनका चल जाता था। सब्यसाची को संकोच होता था कि कहीं महंगी दुकान पर खाएंगे, कहीं अच्छा पैसा खर्च करके खाएंगे, इसे संकोच करते थे, थोड़ा सा कंजूस थे, हम लोग छेड़ते भी थे। लेकिन सब्यसाची की जो पॉपुलैरिटी है उसका आप अंदाजा इसी से लगाइए कि मथुरा में एक से एक बड़े सांसद, नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री सब हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब अंतिम शव यात्रा निकली सब्यसाची की, तो उस अंतिम शव यात्रा के दिन पूरा शहर बंद था। म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने, जो कि आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति था, वीरेंद्र अग्रवाल, उसने म्युनिसिपैलिटी बंद की, नगरपालिका बंद करके बाकायदा सारे नगरपालिका के कर्मचारी रोड पर आए। उन्होंने पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी ने मिलकर सब्यसाची को श्रद्धांजलि दी। कभी मथुरा के रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह से सम्मान व्यक्त नहीं किया गया। सब्यसाची को सब लोग प्यार करते थे, वो चाहे वो मतलब लोकदल के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो जनसंघ के या बाद में भाजपा के लोग हों, हर दल के लोग उन्हें प्यार करते थे। उसकी प्यार की मैं आपको मतलब जैसे कहें कि
मीठा दुख। सब्यसाची ने अपनी यंग एज में शादी नहीं की, थोड़ा देर से का शादी की। तो शादी करने के बाद में उन्होंने अपनी एक चाय पार्टी रखी और उसमें अपने हिसाब से चुने हुए लोग बुलाए। सूर्या होटल में यहाँ शादी की चाय पार्टी रखी गई। अब शहर में पता चल गया लोगों को कि आज सब्यसाची की शादी की पार्टी है। अब जिसको पता चलता जाए वही होटल की तरफ दौड़ रहा है। बुलाए थे उन्होंने 300 लोग, पहुंच गए 1200-1300 लोग। अब सब्यसाची बहुत झल्लाए हुए, बहुत परेशान, क्योंकि वो इतना खर्च करने के मूड में नहीं थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो दूसरी चीजों में पैसे खर्च कर देते थे अपने। लेकिन जनता का प्यार, जिसे पता चला कि सब्यसाची का आज रिसेप्शन है तो बिना बुलाए लोग पहुंचे। उसमें ऐसे लोग भी पहुंचे जो यहां एमपी रहे हैं, ऐसे लोग भी पहुंचे जो यहां एमएलए रहे हैं। सब्यसाची ने बुलाया नहीं था उनको, किसी को भी, लेकिन वो सब पहुंचे लाइन लगा के। और इनमें कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी नहीं। मुझे ये सहयोग से ये सौभाग्य मिला कि मैंने सब्यसाची के साथ में 3 साल लग के काम किया। मैं 79 में जेएनयू गया मैं, और मैं जेएनयू जब गया तो मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध गया। मैंने जब जेएनयू में अप्लाई किया तो सब्यसाची का मानना था मेरा दाखिला नहीं होगा, वहां तो सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों के दाखिले होते हैं। वो ये प्रतिभाशाली मानते नहीं थे। अच्छा, मैं प्रतिभाशाली था भी नहीं, मेरे क्योंकि उनकी दृष्टि में यह था कि प्रतिभाशाली वह है जिसके बहुत अच्छे नंबर आते हों, वहां से देखते थे। तो उनके लिए मनमोहन प्रतिभाशाली था, हरवंश प्रतिभाशाली था, हरवंश चतुर्वेदी, ये तमाम उनके विचारों से प्रभावित और उनके संपर्क में आके कम्युनिस्ट बने लोग थे। चाहे वो अशोक चक्रधर हो, चाहे वो अनिल चौधरी हो, चाहे वो मनमोहन हो, चाहे वो हरवंश हो, चाहे वो और दूसरे लोगों, सैकड़ों यंग लड़के लड़कियों को सब्यसाची ने अपने हाथों से तराशा और बड़ा किया। और सारे यंग लड़के लड़कियों के माता पिता सब्यसाची पे सबसे ज्यादा नाराज, सब्यसाची पे सबसे ज्यादा प्रेशर एक ही चीज का। मथुरा की एक बड़ी समस्या है यंग लड़कों की। उस समय बेरोजगार थे सब, हम लोग पढ़ते थे, तो सबकी एक ही चिंता होती थी माता पिता की कि लड़का कहीं जो है ना वो ट्रैक से ना उतर जाए। ट्रैक से उतरने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो अंतरजातीय विवाह कर ले, अंतर धार्मिक विवाह कर ले। तो जब भी उस लड़के की शादी का नंबर आता था तो सबसे ज्यादा प्रेशर, लड़के से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता था सब्यसाची के ऊपर। शायद ही कोई लड़का हो जिसके माता पिता ने सब्यसाची को धमकाया ना हो, सब्यसाची को खरी खोटी न सुनाई हो। और सब्यसाची विनम्रता से सबकी सुनते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह थी कि सब्यसाची अपने वामपंथी विचारों के लिए, कम्युनिस्ट विचारों के लिए शहर में जनप्रिय थे। मैं एक बार का घटना बताऊं आपको। जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी केंद्र में इमरजेंसी के बाद, तो कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए। तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने एक पोस्टर प्रदर्शनी तैयार की और पोस्टर प्रदर्शनी रोड पर लगाई। और उसके बाद में हम लोगों ने तय किया कि हम रास्ते में कॉर्नर मीटिंग करेंगे। तो मैं था, सब्यसाची थे और वो रिक्शा वाला था कॉमरेड जो कि रिक्शा चलाता था। हम लोग होली गेट पर आए। मेरे लिए वो पहली घटना थी। वो मैं रोड पर भाषण नहीं देता था, तो मैंने मासा से कहा कि यहाँ क्या, वहां एक मिठाई वाले की दुकान थी, मिठाई वाले के सामने एक प्याऊ थी और सघन इलाका है, चौराया था। तो मां साहब ने कहा यहीं शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कौन सुनेगा? बोले देखो तो सही। मां साहब की खूबी ये थी कि जब वो भाषण देते थे तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता था। ऐसा नहीं कि हम किसी को रोकते थे, हमारे पास तो कोई थे ही नहीं, क्योंकि टोटल 12 लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे मथुरा शहर के अंदर। तो हमारे पास तो लोग ही नहीं थे। तो हमारे पास तो जितने भी सुनने वाले होते थे वो सब गैर कम्युनिस्ट होते थे। कम्युनिस्ट तो सुनने वाले होते ही नहीं थे।
हमें जब भी मार्क्सवाद के बारे में, कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करनी होती थी तो हमें उन लोगों से बात करनी होती थी जिनका दूर दूर तक कम्युनिस्ट पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। तो गैर कम्युनिस्टों से कैसे बात की जाए, इसकी कला में सब्यसाची एकदम मास्टर थे, पारंगत थे। जिन लोगों ने उनके भाषण सुने वे उन्हें कभी भूल नहीं पाए। जैसा कि मैं आपसे कहा अभी कि पहली बार मैंने एक ऐसे कम्युनिस्ट नेता को देखा जिसके टारगेट पर यूथ था, और सब्यसाची ने अपने तरीके से एक नई शैली विकसित की कि अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वो शैली का कायदे से विकास होना चाहिए था जो कि वो हो नहीं पाया। वो शैली क्या थी? जो कुछ भी कहना है पॉपुलर लैंग्वेज में, जनप्रिय भाषा में और जनप्रिय शैली में कहो। मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी में कोई बात नहीं होगी। बस सब्यसाची की सारी किताबें, क्योंकि हम लोग सब अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, तो इन सबके पास में मुश्किल क्या है कि उनके सबके पास में एक एकेडमिक लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जो कि थोड़ा सा सामान्य आदमी के लिए बोधगम्य नहीं है। सब्यसाची पहला व्यक्ति है जो कि इस बात को पहचानता था कि अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का और कम्युनिस्ट विचारों का विस्तार करना है तो जनप्रिय शैली में और जनप्रिय ईडियम में, भाषा में कम्युनिस्ट विचारों को लाया जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि लोकतांत्रिक पैराडाइम पर रख के बात की जानी चाहिए। सब्यसाची ने जितनी किताबें लिखी, बहुत ही इनफॉर्मल किस्म की लैंग्वेज है उनकी, वो बातचीत में की शैली में लिखी गई किताबें हैं। और वे लिखते समय वो बार बार ये कोशिश करते थे, मान लो अगर उनको कहीं लग रहा है कि किसी का जिक्र कर रहे हैं तो वो अपने परिचित की, किसी की पत्नी का जिक्र कर देंगे, किसी व्यक्ति का जिक्र कर देंगे, कि जिससे कि वो थोड़ा सा एक इनफॉर्मल संबंध भाषा के साथ अपना बनाते थे। हमारे यहां कोई कम्युनिस्ट वक्ता इनफॉर्मल रिलेशन बना के बात नहीं करता लैंग्वेज में। मैंने तो ये चीज उनसे सीखी कि अगर आम लोगों से बात करनी चाहिए तो टर्मिनोलॉजी के बिना बात करनी चाहिए। अगर मैं उनके संपर्क में नहीं आया होता तो शायद मेरी भी भाषा बहुत ही टर्मिनोलॉजी वाली होती, जो कि मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं उसे। सब्यसाची से जो चीज हम सब लोगों को मिली वो एक तो ये थी कि हम लोग बौद्धिकता को जीने में विश्वास करते थे, इंटेलेक्चुअली हर चीज देखें। कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसे हम इंटेलेक्चुअली नहीं देखते थे। इंटेलेक्चुअली देखने का मतलब है, जो कि संस्कृत में कहते हैं ना, बादे बादे जायते तत्वबोध, कि हम वाद विवाद करेंगे तब उसमें से कोई सारवान चीज निकलेगी। सब्यसाची की इच्छा थी कि मथुरा में एक ऐसा फोरम बनाया जाए। उस समय पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सांस्कृतिक मोर्चा, फ्रंट, जनवादी इलेक्शन कुछ नहीं था। सब्यसाची ने इमरजेंसी में प्रयत्न करके मथुरा के यंग लड़कों को जोड़ा और जन सांस्कृतिक मंच की नींव डाली। उस जन सांस्कृतिक मंच ने मथुरा में सैकड़ों लड़के लड़कियों को प्रभावित किया और डेमोक्रेटिक बनाया। मथुरा जैसी जगह जहां पर कि कोई कल्चर नहीं, यहां धार्मिक विचार तो हैं, यहां ट्रेडिशनल कल्चर, फोक कल्चर वो तो है, लेकिन जिसे हम लोग संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति के बारे में, जिसे हम लोग आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, उसके बारे में पहली बार पब्लिक इंटरवेंशन की शुरुआत हुई जन सांस्कृतिक मंच के गठन के साथ। और यह गठन हुआ इमरजेंसी में। संयोग से जन सांस्कृतिक मंच की जो पहली मीटिंग थी, अब आप सोचिए, हम लोग कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी, तो मैं जिस संस्कृत कॉलेज में पढ़ता था उस संस्कृत कॉलेज में उसकी पहली मीटिंग हुई।
कोई सोचिए आप, संस्कृत कॉलेज में जन सांस्कृतिक मंच के गठन की पहली मीटिंग हो और उसमें सोचा जाए कि कैसे मथुरा में संस्कृति के लिए काम किया जाए। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बार हम लोगों ने प्रकाश करात को बुलाया था और प्रकाश करात ने बाकायदा एक स्टडी सर्कल लिया था और वो भी हमने अपने मातृ संस्कृत महाविद्यालय में ही रखा था। सब्यसाची का एक दूसरा पहलू यह था जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग लाभान्वित हुए। मैं जब जेएनयू मैंने एमए के लिए अप्लाई किया, एडमिशन के लिए, तो मैं तो आधुनिक चीजें कुछ नहीं जानता था। जो भी जानता था वो सब्यसाची के द्वारा जो मुझे चीज मिलती थी उससे मैं जानता था। मसलन मुझे जो सबसे बड़ा लाभ हुआ और मेरे जैसे तमाम लड़कों को लाभ हुआ, सब्यसाची के पास में हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदी की जितनी भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी सब आती थी। तो उस समय हम तकरीबन सभी हिंदी की पत्रिकाओं को सब्यसाची से मांग कर पढ़ते थे और इससे हमारी एक जो अपडेटिंग होती थी वो अपडेटिंग हमारे लिए बहुत मूल्यवान थी। मुझे याद है कि जब मैंने जेएनयू में एमए का इंटरव्यू दिया और नामवर जी ने पूछा कि तुम ये चीजें कैसे जानते हो, क्योंकि मथुरा में तो कोई लाइब्रेरी नहीं है, मथुरा में कोई सूचना का ऐसा सेंटर नहीं है जहां से कि आपको मॉडर्न चीजें मिलें। साहित्य में जितनी भी अत्याधुनिक बहसें चल रही थी पत्र पत्रिकाओं में, वो सारी बहस सब्यसाची के पास आने वाली पत्रिकाओं में उपलब्ध थी और उन्हें हम लोग पढ़ते थे और समझते थे, आपस में बहस करते थे, बातें करते थे। एक सिलसिला शुरू हुआ, हर सप्ताह डिस्कशन होगा। सब्यसाची की प्रेरणा से जनसांस्कृतिक मंच ने एक बड़ा काम किया जिसमें कि बड़ी संख्या में जीनियस यंग लड़के लड़कियों की शिरकत हुई और वो बहुत अच्छी टीम निकल के आई। एक ऐसी टीम जो कि महीने में एक बार सिनेमा के शो कर रही है, गंदी बस्तियों में जाके बस्ती में काम भी कर रही है, गरीबों की मदद भी कर रही है, वो मेडिकल कैंप भी लगा रही है, वहां वे लोग थिएटर की तैयारी भी कर रहे हैं, वो नाटक भी परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में सब्यसाची अपने कम्युनिस्ट पार्टी का काम भी कर रहे हैं और वो नजर भी रखे हुए हैं। हम जो 2-3 कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि हम उन लोगों के साथ मिलें और काम करें और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ें। मैं एसएफआई में काम करता था, मैं एसएफआई का सेक्रेटरी था। तरीका क्या था? सीखने लायक चीज है ये, लोग किताब पढ़ें। हिंदुस्तान में, वो भी मथुरा में, एक धार्मिक शहर में, जहां अभी सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग अवेलेबल है, उस समय शिक्षित लोग उतने नहीं थे। अभी पैसा भी है लोगों के पास, उस समय पैसा भी नहीं था, सब बेरोजगार थे हम लोग। सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती थी, सबसे ज्यादा किताबों पर चर्चा होती थी। और स्थिति यह थी कि बीच बीच में हमारी गोष्ठियों में सब्यसाची भी आते थे, वो भी पार्टिसिपेट करते। तो मेरा कहने का मतलब यह कि सब्यसाची ने जो एक शून्य था, यहां डेमोक्रेटिक कल्चर के करीब यूथ स्टूडेंट नहीं थे, तो डेमोक्रेटिक कल्चर के करीब जो स्टूडेंट यूथ नहीं है, उस स्टूडेंट को कैसे डेमोक्रेटिक कल्चर के करीब लाया जाए, उसका तरीका क्या था? उसका तरीका यह था कि उसके साथ में आपके जीवंत संबंध हो और ज्ञान के संबंध हो। सब्यसाची को पॉपुलर कल्चर का बहुत शौक था, मास कल्चर का बहुत शौक था। वो सिनेमा देखते थे, वो रेगुलर दैनिक अखबार पढ़ते थे और वो इंटेलेक्चुअल्स की तरह वो राइटिंग नहीं करते थे। वो उनका तरीका यह था कि छोटी छोटी सूचनाएं अखबार से और दूसरी चीजों से वो एकत्रित करते थे, अपने डायरी में नोट्स लेते थे उसके, और बाद में वो जब मौका लगता था तो एक बुकलेट लिख देते थे। सब्यसाची ने एक पत्रिका जो कोटा से यहां आई, उत्तरार्ध, उसकी शुरुआत की और वो पत्रिका इतनी पॉपुलर बनी कि आप ये सोचिए कि उस जमाने में उस पत्रिका के 3000 अंक
3,000 कॉपियां हर इशू छपता था और वो बिकता था। सब्यसाची की जो बुकलेट्स थी वो हिंदी भाषी क्षेत्र में बिल्कुल एकदम मास स्केल पर बिकती थी। वो हमेशा अपनी कोई भी बुकलेट छापते थे तो वो 5,000 3,000 प्रिंट ऑर्डर देते थे, और वो कभी रैली में, कभी जुलूस में, कभी स्टडी सर्कल में वो जाते थे और वो सब बिकती थी। वो खुद बेचते थे। उन्होंने खुद अपने पैसे से वो पब्लिकेशन शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी कोई मदद नहीं थी उनको। सब्यसाची जैसा डेडिकेशन रेयर चीज है। कमजोरियां तो हम सब में, उनमें भी थी, लेकिन डेडिकेशन तो नहीं है उनका जैसा। कमिटमेंट तो नहीं है। और सबसे अच्छी चीज थी, जैसे मैंने कहा कि एक पहली चीज थी बौद्धिकता, जिसको कि हम लोग सब बहुत पसंद करते थे, सब्यसाची भी पसंद करते थे। और दूसरी चीज थी उनकी ईमानदारी। सारे लोग जानते थे कि बेहद ऑनेस्ट आदमी है ये। सो बौद्धिकता, ईमानदारी और पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट। वो पार्टी लाइन से टस से मस नहीं होते थे। वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर से उधर हो जाऊं, मैं कोई चीज कह दूं। हम लोग कभी कभी होते भी थे, लेकिन सब्यसाची नहीं होते थे। तो सब्यसाची ने हम लोगों को जो चीज विरासत में दी, जिसका कायदे से विकास होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे। मैंने आज ही उनके लड़के से, आकाश से मैंने बात की। हम कोशिश करेंगे कि उत्तरार्ध ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और ये मैंने अपने व्यक्तिगत इनिशिएटिव पर ये बातचीत की, और मैंने ये व्यक्तिगत इनिशिएटिव पर ये प्रोग्राम भी रखा, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि अगर नॉर्मल स्थिति होती तो शायद मथुरा में प्रोग्राम होता, हम लोग भी जाते उसमें, बाकी लोग भी जाते। हम कोशिश करेंगे 1 जुलाई में, 10 जुलाई को जो उनका जन्मदिन होता है, हम उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक निकले हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने। उसमें जिसे कहें कि सबसे शानदार विशेषांक तो आपातकाल में निकला था। आपातकाल के खिलाफ सोच ही नहीं सकते हम लोग। आप सोचिए, आपातकाल के खिलाफ में लिखना और एक मैगजीन पूरा का पूरा विशेषांक पब्लिश करना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन वो किया सब्यसाची ने। एक ऐसे दौर में जबकि पूरा का पूरा एक ग्रुप, उसमें पहल पत्रिका थी, वो आपातकाल के समर्थन में थी। आपातकाल के समर्थन में उन्होंने पूरा का पूरा अंक निकाला। तो एक तरफ आपातकाल के समर्थन में पहल ने अपना अंक निकाला, वहीं आपातकाल के खिलाफ में सब्यसाची ने उत्तरार्ध का विशेषांक निकाला। सांप्रदायिकता के खिलाफ तो कई विशेषांक निकाले उन्होंने। और मार्क्स के ऊपर जो विशेषांक निकाला वो थी एकदम संग्रहणीय विशेषांक निकाला। तो मेरी ये कोशिश होगी, मेरी आज उनके बेटे से बात हुई है, और मेरी ये कोशिश होगी कि हम अगले 6 महीने में उत्तरार्ध के जो विशेषांक रहे हैं, महत्वपूर्ण अंक रहे हैं, उनको हम रीप्रिंट करा के आम लोगों के बीच में नए सिरे से उपलब्ध कराएं। उनके बेटे ने एक चीज मुझे और बताई, मेरी इच्छा थी लेकिन उन्होंने बताई तो मुझे अच्छा लगा, कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पोर्टल बना के सब्यसाची की सारी रचनाएं वो इंटरनेट पर फरवरी मार्च तक ले आएंगे। वो तैयारी चल रही है, वो काम हो रहा है उस पर। हम सब लोग चाहते हैं कि सब्यसाची से हम लोगों ने जो सीखा है, जाना है, उसका अधिक से अधिक लोगों के बीच में वितरण और विनिमय होना चाहिए। आखिरी बात जो कि मेरा कष्ट है, कायदे से तो सब्यसाची का स्मरण जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को करना चाहिए।
हिंदी भाषी क्षेत्र में जो ऊर्जा और जो काम सब्यसाची ने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेट कमेटियां भी नहीं कर पाई हैं। आंदोलन करना अलग बात होती है और ज्ञान का उत्पादन करना एक अलग बात होती है। सब्यसाची ने सच को साकार किया। ये जो एकदम वीरान इलाका था, उस वीरान इलाके में मार्क्सवाद की ज्योति जलाई। वो कभी दूसरों से प्रभावित होकर अपने विचारों को त्यागते नहीं थे, बल्कि उसे विनोवर करके लाते थे और अपने अखाड़े में रख के उसे फिर वो नचाते थे। हमारे यहां तो अभी हालत यह है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के किसी स्थानीय नेता के कंधे पे कोई दूसरी पार्टी का आदमी हाथ रख दे तो वो दूसरी दिशा में चला जाता है। सब्यसाची में ये चीज नहीं थी। सब्यसाची की खूबी ये थी कि वे लोगों का दिल जीतना जानते थे, और खासतौर पर जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनका दिल कैसे जीता जाए, इसमें वो मास्टर थे। हमने दर्जनों बार पोस्टर एग्जीबिशन, लेक्चर सीरीज, कॉर्नर मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में इलेक्शन के टाइम पर बड़े स्केल पर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम सब लोग, मैं तो खासतौर पर मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। बाद में उन्होंने शादी देर से की तो उन्होंने घर बनाया, अपना व्यवस्था की अपनी। अन्यथा तो उनकी कोई योजना ही नहीं थी परिवार बसाने की और बनाने की। हम लोगों ने सब बहुत खुश हुए जब उन्होंने शादी की। तो मैं जो चीज सब्यसाची के बहाने आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि अगर हमें हिंदुस्तान को बदलना है तो हिंदुस्तान के यूथ में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ललक और आकर्षण पैदा करना होगा। सब्यसाची ने अपने वक्तव्यों के जरिए, अपने लेखनी के जरिए उन तमाम नौजवानों को प्रभावित किया जो उनके संपर्क में आए। वे उन्हें मार्क्सवाद नहीं पढ़ाते थे, वे उन्हें डेमोक्रेसी में लड़ने की कला सिखाते थे कि डेमोक्रेसी में कैसे जिया जाए और कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से देखा जाए चीजों को। दुख की बात है, मिडिल क्लास के लोग बड़े चालाक भी होते हैं। सब्यसाची बार बार कहते थे मिडिल क्लास सबसे चालाक क्लास है। सब्यसाची से प्रभावित होकर जितने नौजवान तैयार हुए, कालांतर में वे उनमें से एक अच्छा खासा हिस्सा उसने लोकतंत्र की राह छोड़ दी, उसने दूसरी रास्ते पकड़ दी है। लोकतंत्र उनके लिए विचारों के लिए ठीक था, व्यवहार में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई, उसके लिए आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, ये सारी चीजें, लोकतांत्रिक मूल्य, ये सारी चीजें उसने पोस्टपोन कर दी। सब्यसाची के लेखन में कॉमन चीज थी कि मध्य वर्ग की जितनी कमजोरियां उनको बार बार वे उद्घाटित करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये कमजोरियां मध्य वर्ग के लोगों के ऊपर हावी हो सकती हैं। मैं जब इधर 79 के बाद जब इधर लौट के आया 2016-17 से, तो एकदम सब्यसाची मुझे रह रह के याद आते थे। वो कहते थे कि देखो, मध्य वर्ग के लोग बहुत धूर्त और चालाक होते हैं। सब्यसाची ने मध्य वर्ग के इस धूर्तता, चालाकी या इसे रंग बिरंगे जो रूप है, उसके पास में कई किस्म के मुखौटे होते हैं, इस चीज को सबसे बेहतर ढंग से अपनी हर किताब, वो सिनेमा पे लिख रहे हैं तब भी इस पर टिप्पणी करते थे। वो नौजवानों से बात करते हुए, जो नौजवानों से शीर्षक से किताब लिखी उसमें भी वो ये बात करते थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के भटकावों पर जो पुस्तक लिख रहे हैं तब भी उसमें ये बात करते। उनकी तमाम किस्म के लेखन में मध्यवर्गीय जीवन में जो कथनी और करनी का जो भेद है
और मध्य वर्ग की जो ये जो चालाकियां हैं, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इस दृष्टिकोण को सब्यसाची बहुत बारीकी से पहचानते थे और उसकी बड़ी निर्मम आलोचना करते थे। और यह चीज नौजवानों को अपने यंग एज में सबसे ज्यादा पसंद आती थी। वही नौजवान जब बड़ा हुआ और मिडिल क्लास में उसने अपनी अपब्रिंगिंग के आधार पर वो अपना किसी ने बिजनेस खड़ा किया, किसी ने अपने एजुकेशन में गया, किसी ने कहीं कुछ किया, तो देखा कि सब्यसाची एकदम साक्षात साकार हो गए। जो डर था वो साकार हो गया। तो हमें एक चीज सीखनी चाहिए, सब्यसाची को स्मृति में लाने का, याद करने का पर्पज यह है कि हम सब्यसाची से बौद्धिकता सीखें, ईमानदारी सीखें, हमारे जीवन में कथनी और करनी का भेद कम से कम हो। सब्यसाची सादगी पसंद थे, तो उनके व्यवहार में सादगी थी। हम में से अधिकतर लोग सादगी की बातें तो करते हैं, लेकिन सादगी में रहते नहीं है, सादगी का आचरण नहीं करते। सब्यसाची दूसरों की, जो जरूरतमंद हैं, जो उनके करीब हैं, उनका सब्यसाची को पता चल जाए तो वो जबरदस्ती प्रयत्न करके मदद करते थे। सवाल ही नहीं वो मदद न करें, उन्हें चिंता होती थी। यंग लड़के हैं, उनकी खाने की व्यवस्था है कि नहीं। गांव के लड़के आके रहते थे, पार्टी ऑफिस में रहते थे, पार्टी ऑफिस के पास कमरे में लेके रहते थे। सब्यसाची ध्यान देते थे कि वो लड़कों ने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई असुविधा तो नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है। लोगों की पैसे से मदद भी करते। सब्यसाची हिसाब रखते थे, पैसा दिया है तो पैसा लेंगे वो वापस, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा छोड़ देंगे। अपनी चीजों से बहुत प्यार करते थे। एक आखिरी चीज, सब्यसाची उस डेलीगेशन में सोवियत संघ गए पहली बार, जो जनवरी इलेक्शन का डेलीगेशन गया, और वहां से जब लौट के आए तो वो थोड़ा सा उनका भ्रम टूटा हुआ था समाजवाद को लेकर, और जो देख के आए थे उससे बहुत आहत थे अंदर से। सब्यसाची को के अंदर ये एक अच्छी चीज थी कि वो ईमानदारी से जो फील करते थे उसे वो साझा करते थे अपने दोस्तों से, अपने कॉमरेडों से। हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो ईमानदारी से साझा करें? बहुत कम लोग हैं। जो सब्यसाची याद आते हैं इसलिए क्योंकि वो ईमानदारी से अपने अनुभव को और अपने विचारों को और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे। मेरे साथ तो उनके बड़े खट्टे मीठे दोनों तरह के अनुभव हैं। तो मेरी ब्रांच के इंचार्ज वही थे जो हम लोगों ने बनाई थी, तो मेरी तो बहुत उनसे मतलब आए दिन तकरार होती थी। तो कहने का मतलब यह कि सब्यसाची ने हम सब यंग लोगों को एक विचारों में जीने की आदत पैदा की। हम आइडियाज में नहीं जीते। मथुरा में एक पूरा का पूरा समूह पैदा किया जो तरह तरह के विचारों में जीता था, विचारों को एंजॉय करता था। रात के 11-11, 12-12 बज जाते थे हम लोगों को लौटते हुए, और बातें खत्म नहीं होती थी। और कुछ दुकानदार तो ये जान गए थे कि ये लड़के अभी लौट के आएंगे जन सांस्कृतिक मंच से, वो दुकान खोले रहते थे। एक छोटा सा वाकया बता के मैं ये बातचीत खत्म करूंगा कि सब्यसाची कितनी सरल और सीधे थे। सब्यसाची एक दोस्त थे सब्यसाची शाम को अपना कहीं ना कहीं फिक्स रखते थे कि किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है। वो अपने सोशलाइज करते रहते थे छोटे शहर के अपने तरीके से। सो एक दिन वो अपने एक मित्र थे जो कि लॉ के प्रोफेसर थे, जो बाद में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में वो लॉ मिनिस्टर बने। उनके घर जाते थे वो, तो उनके घर से लौट रहे थे, तो हम लोग होली गेट पर खड़े हुए थे शंकर मिठाई वाले की दुकान के यहाँ, और सब लोग लस्सी पीने के मूड में थे, तो लस्सी पी रहे थे। तो सब्यसाची इसी बीच में आ गए। तो हरवंश ने कहा कि मां साहब लस्सी पीजिए। नहीं नहीं, वो शर्माते थे क्योंकि वो
पैसा खर्च होता है उसमें, तो कोई खर्चीली चीज नहीं खाते नहीं थे। तो हम लोगों ने इंसिस्ट किया, नहीं मां साहब आप एक लस्सी पी के तो देखिए कितनी अच्छी होती है, आपने कभी पी नहीं है शंकर की लस्सी। तो साहब मां साहब को जबरदस्ती शंकर की एक लस्सी हाफ के जी के कुल्हड़ में पेश की गई। अब मां साहब ने जो लस्सी पी तो मां साहब का एकदम मन जो है खिल उठा, बोले कि बहुत ही शानदार है। तो उन्होंने कहा पीते रहिए। वो दिन, उसके बाद मां साहब जब भी निकले, मौका लगे, शंकर के यहां खड़े हों, लस्सी खरीदेंगे, पिएंगे। बोले मैंने कभी पी नहीं इसके। अच्छा, वो दुकान के सामने वो मीटिंगें करते थे, वो दुकान के सामने से चले जाते थे, वो संकोच के मारे, क्योंकि वो लस्सी थोड़ी सी महंगी होगी, वो दुकान पर ही नहीं जाते थे। लेकिन जब एक बार हम लोगों ने कोशिश करके उन्हें लस्सी पिला दी और उनका व्रत भंग कर दिया, उन्होंने लस्सी पी ली, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये लस्सी पी जानी चाहिए और रेगुलर पी जानी चाहिए। इतने सरल थे। सिनेमा का बेइंतहा शौक था उन्हें, और सिनेमा देखते थे, सिनेमा के नोट्स भी लेते थे, बहुत ही मतलब चालू भाषा में लिखते थे उसको। उन्होंने बहुत चालू भाषा में किताब भी लिखी। उस पर बीटी रणधीर बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इतना समय कैसे मिलता है एक कम्युनिस्ट को जो इतनी फिल्में देख ले। उन्होंने जो फिल्मों पर किताब लिखी, उसे पढ़ने के बाद वो जो भी लिखते थे उसे बीटी रणधीर को जाके देते थे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जोश में गांधी के ऊपर, और वे हिंदी में जो गांधी विरोधी लोग हैं या गांधी के जो सोकॉल्ड आलोचक हैं मार्क्सवादी, उनसे प्रभावित भी थे। उनके ऊपर यशपाल का भी असर था, उनके ऊपर और दूसरे लोगों का भी असर था। तो उन्होंने उन सब से प्रभावित होकर गांधी की आलोचना करते हुए बहुत ही घटिया सी किताब लिखी फ्रीडम मूवमेंट पर, और उसकी कॉपी वो बीटीआर को देने गए। बीटीआर ने पढ़ा और बड़े नाराज हुए। बोले तुरंत से किताब वापस लो, बहुत खराब लिखा है। अब लौट के आए, बोले मेहनत बेकार हो गई, पूरी किताब छपाई बेकार हो गई, और सब फेंकना पड़ेगा क्योंकि बीटीआर ने मना कर दिया, बहुत रद्दी किताब है। अच्छा, ये उन्होंने बहुत ही इनोसेंटली जो उनकी आलोचना हुई वो बता दी थी उन्होंने। फिल्म की किताब की बीटीआर ने जो दो टूक ढंग से आलोचना की वो भी उन्होंने बता दी। नॉर्मली क्या होता है, कोई बड़ा नेता हमारी आलोचना करे तो हम उसे छिपा लेते हैं, हम बताते नहीं दूसरों को। सब्यसाची की खूबी यह थी कि अगर कोई उनकी आलोचना करता था और वे उसे मानते थे, वे सोचते थे उस पर, वे शेयर करते थे उसे। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी आलोचना सुनते हैं और उसे शेयर करते हैं और फिर दुरुस्त करते हैं अपने को। सब्यसाची ने वो पुस्तक वापस ले ली जो उन्होंने गांधी के खिलाफ लिखी थी, जिसमें गांधी के प्रति बहुत ही नेगेटिव दृष्टिकोण था। कहने का मतलब यह कि सब्यसाची के अंदर एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेंस था जिसे वो बार बार शेयर करते थे। भूल करने से डरना नहीं चाहिए, भूल हो तो उसे दुरुस्त करने से भी नहीं डरना चाहिए, और जो भूल हुई है उसे बताने से एकदम नहीं डरना चाहिए, उसे साझा करना चाहिए। अगर हम लोगों में ये आलोचना और आत्मालोचना की पद्धति व्यक्तिगत तौर पर कम्युनिस्टों में विकसित हो जाए तो हम जगह जगह सब्यसाची पैदा कर सकते हैं। हमारे अंदर ये जो सब्यसाची की जो खूबी थी वो ये थी कि सब्यसाची को पॉपुलर कल्चर का और पॉपुलर ईडियम का, पॉपुलर भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, उसकी बहुत गहरी पकड़ थी उनकी। उनकी सारी किताबें पॉपुलर कल्चर और पॉपुलर भाषा में लिखी गई, पॉपुलर शैली में लिखी गई। वो एकदम प्रचलित मार्क्सवादी शैली में लिखने की जो परंपरा रही है उसको एकदम ठुकराते हैं। उन्होंने एक नई भाषा विकसित की। हम में से अधिकतर लोग जो पढ़ के उनकी किताबें बड़े हुए, उसका महत्व हम बाद में समझ पाए। आज भी हमारे बहुत सारे जो मार्क्सवादी एकेडमिशियन हैं वो सब्यसाची की किताबों का महत्व नहीं समझते। मैं नहीं समझता कि सब्यसाची से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की लिखी हुई बुकलेट भी कभी बिकी होगी। सब्यसाची की पुस्तकें हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार कॉपी वो छापते थे और साल 6 महीने बेच देते थे।
क्यों? क्योंकि वे पॉपुलर भाषा की महत्ता जानते थे, और हिंदी खासतौर पर। हमारे यहां तो हिंदी में पॉपुलर राइटिंग कम्युनिस्ट पार्टी की डेमोक्रेटिक सेंस से डेमोक्रेटिक राजनीति के लिए हो लिखी जाए, इसका अर्थ, इसकी महत्ता आज तक लोग समझ नहीं पाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज तक नहीं समझ पाई। सब्यसाची अपनी गांठ से पैसा खर्च करते थे, अपने ही वितरित करते थे। हमारे जैसे जो यंग लड़के थे जो साथ काम करते थे, वे लड़के लगातार उनके बंडल बनाने का काम, पैक करने का काम। उसमें से कुछ लोग अभी फेसबुक में अभी लाइव में प्रोग्राम सुन भी रहे हैं। ये सब काम किए उन्होंने, बिल्कुल एकदम डंकी वर्क जितना भी था वो सब करते थे लड़के। कोई पेमेंट नहीं लेता था सब्यसाची से, सब फ्री में काम करते थे। सब्यसाची जानते थे कि वो एक काम की महत्ता क्या है। आज स्थिति है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास में सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तंत्र की कमी नहीं है, लेकिन आपको एक बुकलेट नहीं मिलेगी जिसकी कॉपी 20,000 बिक जाए। एक बुकलेट नहीं मिलेगी। उस जमाने में मुझे याद है कि शिव वर्मा की लिखी हुई 5-6 छोटी बुकलेट, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, इस तरह की छोटी बुकलेट थी जो कि कानपुर से पब्लिश हुई थी, करंट बुक डिपो वालों ने छापी थी और बहुत पॉपुलर थी। सब्यसाची ने उसका अतिक्रमण किया और पूरी की पूरी हिंदी भाषी जनता के बीच में, मैं नहीं समझता कि कोई पत्र का सिंगल हैंडेडली कम्युनिस्ट पार्टी कोई यूनिट नहीं थी। यहां 12 लोग थे हम लोग, और जो यंग लड़के थे वो सब उनके जो भी जब भी वो कहते थे मदद का काम करते थे। उसमें बीरेंद्र सिंह थे जो कि दिनों खच्चर घोड़े की तरह लगे रहे उसमें। मां साहब ने बहुत मेहनत की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। अचानक क्या हुआ, बीरेंद्र सिंह ने परीक्षा दी और वो थानेदारी के सिलेक्शन में उसका चयन हो गया, वो थानेदार हो गया। वो बड़े दुखी हुए। बीरेंद्र सिंह थे, देवीचरण थे, वो सीएल चौधरी, चरणलाल, वो भी फेसबुक में वो थे, रघुवीर सिंह थे, दिगंबर थे। ये तमाम लड़कों ने बेशुमार मेहनत की सब्यसाची के लिए, क्योंकि सब्यसाची के बंडल कहां जाने हैं, सब्यसाची के बंडल कहां बन रहे हैं, सब्यसाची के पैसे कहां से आने हैं, ये सब ये लड़के भागदौड़ करते थे उनके लिए। ये सब लड़के बाद में कम्युनिस्ट बने, कम्युनिस्ट पार्टी करीब आए। इसलिए ये बहुत उपलब्धि थी हम लोगों की कि सब्यसाची ने एक एटीट्यूड, एक लगन जिसे हम लोग कहते हैं, एक संस्कार, मथुरा में लोगों में कम्युनिस्ट नैतिकता के, कम्युनिस्ट मॉरलिटी के, कम्युनिस्ट मूल्यों के संस्कार पैदा करना सबसे जटिल काम था जो कि सब्यसाची ने किया। मेरे ऊपर वो बहुत नाराज हुए क्योंकि मैंने उनकी परमिशन के बिना, क्योंकि मैं सभा के सेक्रेटरी था और मैंने जेएनयू में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। बाई चांस की बात थी कि मेरा दाखिला हो गया और मैं उनसे बिना मिले, बिना उनसे कहे मैं दिल्ली जाके मैंने दाखिला ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं मथुरा छोड़ के जाऊं। निश्चित तौर पर उससे नुकसान हुआ, लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर फायदा हुआ। जेएनयू जाके पढ़ गए। उन्होंने मुझे बहुत गुस्से में चिट्ठी लिखी और चिट्ठी का निचोड़ ये था कि मैंने जेएनयू जाके अच्छा काम नहीं किया और बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली हो, जेएनयू ज्वाइन नहीं किया। बहुत नाराज थे। बाद में मैंने कहा कि नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे भी काम करेंगे। ऐसा बोले नहीं, यहां बहुत काम कर सकते थे, यहां संभावना थी, यहां जरूरत थी। तो जाहिर है कि जरूरत तो थी, सब जगह जरूरत है, वहां पे भी जरूरत थी। एक कमजोरी भी थी और वो कमजोरी शेयर करके मैं ये बात खत्म करूंगा। और उससे उन्होंने सबक भी लिया। मां साहब बहुत घबराते थे,
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जितने यंग लड़के थे सब अनमेरिड थे, तो उन लड़कों की सभी शादी का चक्कर आए, और खासतौर पर चतुर्वेदी लड़कों की शादी का चक्कर जब आए, तो वो चतुर्वेदी लड़कों के जो माता पिता थे और दूसरे लोगों के माता पिता थे, वो सब्यसाची को घेरते थे और सुनाते थे। मेरे पिता ने कई बार उनको खूब गालियां दी, खूब सुनाया। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं जब इधर रह रहा हूं तो मैं पिता की जो कलेक्ट की हुई किताबें और बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं, सब्यसाची की कई किताबें वो खुद अपनी तरह से उन्होंने लाके यहां खरीद के रखी हुई थी, वो पढ़ते थे। उनके कलेक्शन में है वो किताबें। उसमें से एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूं नमूने के तौर पे, कम्युनिस्ट आंदोलन के भटकाव। ऐसी करीब मैंने आधे दर्जन किताबें अपने पिता के कलेक्शन में देखी। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि इस व्यक्ति को तो ये बार बार मेरी वजह से वो गाली खाते थे, आलोचना करते थे। दो छोटे संस्मरण मैं आपसे शेयर करूंगा और बात खत्म कर दूंगा, बहुत जरूरी शेयर है वो संस्मरण है। मथुरा में एक कॉलेज है, किशोरी रमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज। किशोरी रमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कोइंसिडेंट हुआ कि वहां लड़कियों को बैठने की जगह नहीं थी, खड़ी रहती थी लड़कियां दीवार के सहारे। पानी की जो पीने की टंकी थी जिससे पानी पीती थी वो बड़ी गंदी रहती थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और गर्मी बहुत पड़ती थी, तो गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। कोइंसिडेंट था कि लड़कियों ने इसका प्रतिवाद किया, और प्रतिवाद करने के बाद में वो लड़कियां, उनमें से कुछ लड़कियां वो सब्यसाची के घर चली आई। तो दोपहर में लंच ब्रेक के टाइम पर, मेरा कॉलेज भी उस संस्कृत कॉलेज उस गर्ल्स कॉलेज के बराबर था, थोड़ी सी दूरी पर। तो मैं भी कोशिश ये करता था कि लंच ब्रेक में उन लड़कियों में से कुछ से मेरी मुलाकात हो जाए। उसमें कुछ हमारी परिचित थी, सब्यसाची की भांजी भी थी, कुछ और जो दोस्त थे उनकी बहनें भी थी। तो मालूम पड़ा कि लड़कियों में बहुत गुस्सा है। तो मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना इस पर एक अच्छा आंदोलन किया जाए। लड़कियां राजी हो गई। अब वहां एसएफआई की मेंबरशिप तो नहीं थी, तो जो हमारे जो दोस्त थे उनकी जो बहनें थी वो तो राजी हो गई एसएफआई का मेंबर बनने के लिए, लेकिन बाकी लड़कियां कैसे मेंबर बनेंगी, जुड़ेंगी? तो मैंने कहा कि देखो, एक काम तो ये हो सकता है कि मैं ज्योतिषी हूं, तो काम आ सकता हूं। मार्क्सवाद काम नहीं आ रहा था। तो हुआ एक, लड़कियों ने किसी तरह से आपस में लड़कियों को ये मैसेज दे दिया कि एक ज्योतिषी भी है हमारे संपर्क में। तो मथुरा की लड़कियों में एक स्वाभाविक आकर्षण था कि हाथ दिखा लेते हैं। तो मैं उस घटना के बाद, जहां के ये जिस दिन प्रतिवाद किया लड़कियों ने, उसके जस्ट बाद वाले दिन करीब 20 एक लड़कियां सब्यसाची के घर आई, और मैं दोपहर में पहुंचा। तो सब लड़कियों ने कहा कि भाई साहब हमारा हाथ देख दीजिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने उन लड़कियों के हाथ देखे, और दक्षिणा में मैंने एसएफआई की मेंबरशिप सबको दे दी। तो एसएफआई की मेरी एक बढ़िया 25 लोगों की यूनिट बन गई। और जिस दिन यूनिट बनी उसके दूसरे या तीसरे दिन ही एक लिखित मेमोरेंडम हमने एसएफआई की तरफ से कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल जो थी वो पीडब्ल्यूए की सेक्रेटरी थी मथुरा में उस समय, और वो बहुत अच्छी कवित्री भी थी। सब्यसाची से उसकी अपनी मित्रता थी। मेमोरेंडम जब दिया तो उसमें साफ साफ था कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे। तो शुरू में हमारी 6-7 मांगे थी। अब मांगे रोज बढ़ रही थी, रोज समस्याएं लड़कियां लाती थी, तो हम रोज ऐड करते रहते थे। सो अल्टीमेटली ये हुआ कि उस कॉलेज में एजिटेशन हुआ, और इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, और वो सेंटनरी ईयर था, 100 साल हो चुके थे उनके संस्थापक को। विशाल एजिटेशन हुआ, और उस एजिटेशन में कॉलेज बंद, और
400 लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ती थी और 400 लड़कियां रोड पर आंदोलन में। सेंटेनरी के प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने राम किंकर उपाध्याय का उन्होंने रामायण पाठ रखा था और प्रवचन रखा था रामचरितमानस पर। आप कल्पना कीजिए, मथुरा में वो सारी लड़कियां साथ गई थी हमारे, मैं बाहर था, सारी लड़कियों ने राम किंकर उपाध्याय की पूरी मंच को एकदम उठा के फेंक दिया, पूरा विध्वंस कर दिया। नहीं, पहले हमारी मांगे मानी जाएंगी, फिर सेलिब्रेशन होगा, कॉलेज बंद। अब वो आंदोलन मथुरा में पहली बार लड़कियों का 400 लड़कियों का जुलूस निकला, जिसने डीएम के यहां गए और डीएम के घर को एकदम रौंद दिया लोगों ने। डीएम घर पे नहीं था, सब घर में घुस गई लड़कियां। उसके घर में जो कुछ मिला, खाया पिया, जो कुछ मन में आई किया उन्होंने। डीएम ने आके धमकाया मुझे, कहा कि तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा देखिए पहले ये सोचिए कि लड़कियां आपका क्या कर देंगी, ये लड़कियां जाएंगी नहीं बाहर, क्योंकि उस समय लेडीज पुलिस नहीं थी वहां कोई। शाम को मां साहब ने मुझे बुलाया, बोले क्या हो रहा है? मैंने क्यों मां साहब? बोले तुम ये इतना आंदोलन कराओगे तो फिर लड़कियों की शादी कैसे होगी? क्योंकि उन्हें डर था कि लड़कियां अगर आंदोलन करेंगी तो आंदोलन का ही लड़की से कोई शादी नहीं करता, ट्रेडिशनल समाज में मां साहब की समस्या होती। तो मैंने कहा मां साहब हमारी भी शादी कैसे होगी, ये भी तो सोचिए, आपको हमारी शादी की चिंता नहीं है। मां साहब चाहते थे कि आंदोलन रोक दिया जाए और मैं चाहता था कि आंदोलन नहीं रुकेगा, चाहे जो भी हो। और अल्टीमेटली हम सक्सीड किए। पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार लड़कियों के कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन बनी और उस स्टूडेंट यूनियन का बाकायदा 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, जिसका उद्घाटन किया अशोक लता जैन ने, इंदु अग्निहोत्री ने और नमिता सिंह ने। मां साहब एकदम घबराए हुए कि लड़कियां इतनी रेडिकल, इतनी क्रांतिकारी क्यों हो सकती हैं। अच्छा, वो लड़कियों का तो हाथ देख लिया था ना, तो वो भाई साहब के लिए जान देने के लिए तैयार थी सारी लड़कियां। जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी वो इतनी नीचता पर आमादा हो गई कि उसने मेरे ऊपर पर्सनल लांछित करते हुए कॉलेज की प्रेयर में बाकायदा भाषण दिया। और उसके भाषण के बाद में एक लड़की थी जो कि यूथ कांग्रेस करती थी, उसने कैंपेन शुरू कर दिया लड़कियों में। तो जो एसएफआई की लड़कियां थी वो इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई लांछन लगाए। उन्होंने बिल्कुल एकदम प्रेयर ग्राउंड में उस लड़की को पकड़ के पीटा बुरी तरह से और खूनाखार कर दिया। और वो लड़कियां बड़ी परेशान, क्योंकि उसने पुलिस में एफआईआर कर दी प्रिंसिपल ने। कोइंसिडेंट की बात थी, मां साहब भी बहुत परेशान, क्या हम क्या करें, क्यों हमारे पास तो कोई सिफारिश होती नहीं थी। तो मेरा एक मंदिर है और हमारी फरकाबाद, फतेहगढ़, गोरखपुर, इन तमाम इलाकों में यजमानी। तो एक हमारे फरकाबाद के जो हमारे यजमान थे वो यहां डीएसपी थे उस समय। तो वो मेरे पिता के पास आते रहते थे और वो कहते थे गुरुजी अपने बेटे से किसी दिन हमारी जन्मपत्री दिखवा दीजिए। अब चूंकि क्राइसिस में फंसा कि एफआईआर हो गई और कांग्रेस का जलवा था उस समय, तो मैंने अपने पिता से आगे कहा कि वो जो डीएसपी है, जो जन्मपत्री कहता है, उसकी जन्मपत्री कल देख देते हैं। बोलिए तो उसे, वो रोज दर्शन करने आता था। तो मेरे पिता ने कहा वो लड़का राजी है जन्मपत्री देखने को। तो मैंने जन्मपत्री तो देख दी उसकी। फिर मैंने कहा मेरा एक काम कर दीजिए आप। मैंने कहा एक लड़की के खिलाफ में एफआईआर हो गई है थाने में, तो लड़की के घर पुलिस नहीं जानी चाहिए। अरे बोले किसने की थाने एफआईआर? मैंने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल ने। बोले अरे हद हो गई। तो वो खुद गए जीप लेके मेरे साथ, क्योंकि अब तो मैं कुंडली देख चुका था उनकी। उन्होंने थानेदार को समझाया और कहा कुछ नहीं करना है, और सीधे प्रिंसिपल के घर गया वो डीएसपी मेरे साथ। बोले कि आप 2-3 दिन के अंदर आप इनकी सारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। धमका के चला है और हमारा आंदोलन एकदम ट्रैक पर आ गया, सारी मांगे मान ली गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब्यसाची डरते थे बार बार। शहर में लड़कियों की शादी कैसे होगी, लड़कियां अगर आंदोलन करने लगेंगी तो शादी में असुविधा होगी। बाद में जब उनको पता चला, मेरी जो पहली शादी थी वो एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ थी, तो उन्हें पता चला
तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, बोले जगदीश्वर बहुत असुविधा हो जाएगी, अगर तुम शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी करोगे तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी काम मथुरा में नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी, बहुत प्रेशर होगा। अब मैं बहुत गुस्से में था कि ये मां साहब को हो गया, वो डरते बहुत थे, वो हर चीज करना चाहते थे लेकिन अपने बिना टकराहट के। हम लोगों को टकराहट में आनंद आता था। टकराहट, हम कोई मतलब माइंडलेस मिलिटेंसी के शिकार नहीं थे, लेकिन हम अपने मूल्यों के विकास के लिए, प्रसार के लिए कोशिश तो करते थे। तो मैंने मां साहब से कहा, मैंने मां साहब, मेरे पिता जो कंजर्वेटिव है उन्हें परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? बोले मथुरा में बहुत तेज रिएक्शन होगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी को कोई लेना देना नहीं, बल्कि लोगों ने वेलकम किया। तो मां साहब की एक जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसकी वजह से कई बार असुविधाएं होती थी, कि मां साहब जो है विचारों की दुनिया में नए मूल्य को अर्जित करने के लिए आपको कई बार एडवेंचर करना पड़ता है। जो हदें बनी हुई हैं उन हदों का उल्लंघन करना पड़ता है। बिना छलांग लगाए आप नए मूल्य अर्जित नहीं करते, नई लक्ष्मण रेखा खड़ी नहीं करते। मां साहब की सबसे बड़ी बाधा यह थी, वो डरते थे, पहले देखते थे अच्छा लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी कमजोरी थी। हम लोग यहां से कम देखते थे कि लोग क्या कहेंगे, हम ये सोचते थे कि हम क्या करेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे ये मां साहब सोचते थे, और हम क्या करेंगे ये हम सोचते थे। और यही वह जगह थी जहां से एक नया रसायन पैदा होता था। किशोरी रमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज पहला कॉलेज था उत्तर प्रदेश का, गर्ल्स कॉलेज पहला कॉलेज था जिसमें कि स्टूडेंट्स यूनियन बनी, आंदोलन के जरिए स्टूडेंट्स यूनियन बनी। मां साहब को प्रभावित कर लिया था सरोजनी कुलश्रेष्ठ ने, जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल थी, क्योंकि वो कवित्री थी, वो इनकी गोष्ठी की मेंबर थी। लेकिन हम लोग प्रभावित नहीं थे, लड़कियां प्रभावित नहीं थी। मां साहब की कमजोरियां थीं, हम उन कमजोरियों के प्रति सतर्क थे। संयोग की बात देखिए कि हम जब जिस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो हमें उसकी अच्छी बुरी दोनों ही चीजों पर नजर रखनी चाहिए। मां साहब के साथ में हमने कभी भी श्रद्धा का संबंध नहीं बनाया, हमेशा एक कॉमरेडशिप थी, एक मित्रता का भाव था। हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, हम बोलते थे, उन्हें भी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, वो भी बोलते थे। कई बार पार्टी ब्रांच में बोलते थे, पार्टी ब्रांच से वो हमें फोर्स करते थे मानने के लिए, हम भी उन्हें फोर्स करते थे मानने के लिए। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे कम्युनिस्ट के निर्माण की प्रक्रिया में सिर्फ अनुकरण ही शामिल नहीं होता, उसमें एक विवेकवाद और बौद्धिकता और नए विचारों को हासिल करने की, नए मूल्यों को हासिल करके जीने की जब तक तड़फ नहीं होगी और उसको पाने के लिए सैक्रिफाइस की स्पिरिट नहीं होगी, आप नए मनुष्य को नहीं बना सकते। मां साहब ये तो चाहते थे कि नए लड़के बने, नई विचारधारा आए, लेकिन वो एडवेंचर करने से डरते थे, और ये कमजोरी भी थी। मेरे जैसे लोग और भी लड़के थे जो कि डरते नहीं थे, लेकिन जो डरते थे उनसे प्रभावित लोग थे जो कि एग्जैक्टली वह जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। वो दूसरी दिशा में चले गए। लोकतांत्रिक यूथ बने इसके लिए जरूरी है कि वह नए विचारों के लिए छलांग लगाए, नए विचारों के लिए सैक्रिफाइस करे और अपनी लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करे। वह लक्ष्मण रेखा उसको परिवार ने दी है, वे लक्ष्मण रेखाएं उसे धर्म ने दी हैं, परंपराओं ने दी हैं, वे लक्ष्मण रेखाएं हमारे जो हायरार्किकल रिलेशन है उन्होंने दी हैं। हम लोगों ने इस चीज को सचेत रूप से फाइट आउट किया।
मुझे मां साहब रह रह के याद आते हैं, और इसलिए भी याद आते हैं कि मां साहब के अंदर जो विनम्रता थी और जो मिलनसारता थी, उससे देख के ईर्ष्या होती थी। हम नहीं कभी इतने मिलनसार बन पाए। मां साहब बहुत शानदार व्यक्ति थे। तो मां साहब की ये जो खूबियां थी, उनकी मिलनसारता, उनकी बौद्धिकता, उनकी ईमानदारी, पार्टी के प्रति निष्ठा, ये हमें बहुत अपील करती थी। ये बहुत मूल्यवान चीज थी। लेकिन हम उनकी कमजोरियों के प्रति भी सचेत थे। जैसे कमजोरियां क्या थी उनकी? हमारे बंसल साहब तमाम किस्से सुनाते रहते हैं। हमने कोशिश करके ये तय किया, मां साहब के ये था कि जैसे मान लो उन्हें पता चल गया कि मेरा और मेरी पत्नी के बीच का झगड़ा हो गया है, तो मां साहब उस झगड़े को सुलझाने के लिए दाखिल हो जाएंगे। पहले मेरी सुनेंगे, फिर उसकी सुनेंगे, फिर उसकी सुनेंगे, फिर मेरी सुनेंगे, और अब वो तय कर लेंगे कि इसमें 1 साल तक, 2 साल तक उन्हें सुलझाना है कि नहीं सुलझाना है, जिससे कि वो अपने रोज शाम को अपना जाएं, टाइम पास करें, उनका स्वागत सत्कार हो, खाएं पिए, कभी पत्नी खिला रही है, कभी पति खिला रहा है, तो मां साहब ये अपनी दक्षिणा लेते रहते थे, तो खाते पीते रहते, तो समस्या सुलझाते नहीं थे कभी। मां साहब का व्यक्तिगत जीवन में आकर्षण तो था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं वो सुलझाने में एकदम असमर्थ थे। एक बहुत ही मार्मिक घटना जो उनके जीवन की थी, जिसे मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं आज शेयर करके मैं ये बात खत्म कर रहा हूं। वो एक दिन कॉलेज जा रहे थे अपने पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में एक छोटी सी पुलिया पड़ती थी, तो उस पुलिया पे 2 लड़के बैठ के 3 पत्ती खेल रहे थे। मां साहब रुके और उनके साथ 3 पत्ती खेलने लगे, और जो उनके पास 70-80 रुपए थे वो हार गए। तो उनसे बोले कि तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूं। अब कॉलेज आए, कॉलेज में यार दोस्तों से उन्होंने कुछ पैसा वैसा उधार लिया, लौट के आए कि फिर जुआ खेलेंगे, और वो लड़के जा चुके थे, वो मिले नहीं। अब शाम को हमसे मुलाकात हुई उनकी, तो हमने पूछा मां साहब दुखी क्यों है? बोले आज बड़ा बुरी घटना हुई। बोले पहले अपनी यंग एज में मैं जुआ खेलता था, मैं जुआ छोड़ दिया। अचानक आज मेरे अंदर पता नहीं कैसे जुआ खेलने की भावना प्रकट हो गई, और मैं रास्ते में जो 2 लड़के 3 पत्ती खेल रहे थे, मैं उस साइकिल से उतर गया और मैंने उनके साथ जुआ खेला, और मैं अपना पैसा हार गया, और मैं दोबारा उनको जुए में हराऊंगा ये सोच के मैं फिर पैसा लेके आया, तब तक वो जा चुके थे। बोले ये मुझे ग्लानि अंदर से। तो मां साहब कहते थे बुरी आदतें वो कभी भी फिर जागृत हो सकती हैं। जुए की आदत थी उनको, जो कि छोड़ दी थी उन्होंने, जागृत हो गई, बहुत दुखी हुए। ये चीज हमने सीखी, बुरी आदतों पर नियंत्रण रखो। मां साहब बहुत अच्छे आदमी थे, ईमानदारी से बोलते थे आके, जो कुछ घटा ईमानदारी से कहते थे, वो छुपाते नहीं थे। वो जितने दुखी हो सकते हैं वो दुखी भी होते थे, और इतना लगाव था कि कोई भी व्यक्ति उनके घर के अंदर तक जा सकता था, उनके पास तक जा सकता था, कोई दूरी नहीं रखते थे वो किसी से। तो इतना करीब से जीने वाला व्यक्ति जब आपके बीच से उठ जाए तो तकलीफ तो होती है। मां साहब हमें बहुत याद आते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जिन्हें सब प्यार करें। मां साहब की खूबी ये थी कि उन्हें सब प्यार करते थे। कोई व्यक्ति नहीं था जो उनका दुश्मन था, वो भी उन्हें प्यार करता था। हम चाहेंगे कि सब्यसाची के विचारों को लेकर एक नई उमंग लोगों में पैदा हो। आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।